Good afternoon and Assalamu alaikum. I hope so life is good to you. This is the third part of incomplete records. सिंगल एंट्री को समझाने के लिए, सिंगल एंट्री को शेयर करने के लिए दिस इज द थर्ड वीडियो इन टुडेज डे। और आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात ये करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अकाउंट्स, अगर मतलब हमारे पास अगर डबल एंट्री सिस्टम ना हो तो। हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेथड। हमने उसके बाद में डिस्कस किया हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 3। आज ही के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वीडियो में हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ वी यूज दी इसको मिक्स सिंगल एंट्री भी कहते हैं। इसको मिक्स सिंगल एंट्री इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कुछ ओपनिंग डेटा पड़ा होता है, कुछ एंडिंग डेटा पड़ा होता है, हमारे पास एक कैश बुक पड़ी होती है और इन तीनों डेटा की मदद से हम टी अकाउंट्स की अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप अपना कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक रिवाइज कर लें। कंट्रोल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका आंसर होगा क्रेडिट परचेजेस। अब वही स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल होंगे और एंडिंग रिसीवेबल होंगे। ओपनिंग रिसीवेबल हम एक सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे, सेल्स लेजर टी अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम एक हम एक रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। सेल्स तो अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है, हमको तो सेल्स निकालनी है। हम एक अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट अकाउंट तो लिहाजा हम ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड पे दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस को टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर हमने जितने भी पेमेंट किए हैं तो डबल एंट्री क्या बनी होगी? पेमेंट हम आई हैं, हमें पेमेंट आई तो डबल एंट्री क्या बनी होगी? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इस बैंक वाले नंबर को जो हमको रिसीव हुआ इसको भी हम टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अगर कोई सेल रिटर्न्स है तो डबल एंट्री क्या बनेगी? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर कोई डिस्काउंट अलाउड है तो डबल एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बैड डेट्स है तो डबल एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस की एंट्री नहीं आएगी, अलाउंस और डाउटफुल डेट्स की एंट्री आएगी। इसका मतलब ये होगा कि तमाम वो एंट्रीज जो कि सेल्स जो कि अकाउंट रिसीवेबल को टी अकाउंट को टच करती हैं, तमाम वो ट्रांजैक्शंस जो कि अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में जाएंगी वो सारी की सारी अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट साइड पर अकॉर्डिंगली डाल देंगे। और फिर क्या होगा कि हमारे पास ऑन द डेबिट साइड एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज ऑफ द क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये जो टी अकाउंट डेबिट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे जो हमारे पास नंबर निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वो हमारा क्रेडिट सेल्स होगा। इसका मतलब अगर आप अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे, जो मैं किसी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा फर्दर, आज तो आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि सिंगल एंट्री कैसे बनती है, सिंगल एंट्री कैसे की जाती है, ताकि आप मेरे लेक्चर के बाद आप बुक्स को पढ़ें। अब अगर आप टी अकाउंट देखें रिसीवेबल का तो एसेट अकाउंट है, उसका डेबिट साइड ज्यादा होना चाहिए लेकिन उसका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल करके जब डेबिट के सारे नंबर माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा दैट इज योर क्रेडिट सेल्स। अब एक और अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट है परचेजेस का। परचेजेस के लिए परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। समझ लीजिए, परचेज अकाउंट नहीं बनाना, सेल्स अकाउंट नहीं बनाना, सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट बनाना है। और अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट से और अकाउंट्स पेएबल के टी अकाउंट से सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज निकलेगी, कैश सेल्स और कैश परचेज नहीं निकलेगी। यू गेट द पॉइंट? अब परचेज का अकाउंट परचेज को कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट इज ए लायबिलिटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब हम परचेज करते हैं उधार पर तो डबल एंट्री क्या बनती है? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। तो परचेज तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें अगर यह पता है कि हमने पेमेंट कितनी की है क्रेडिटर्स को तो डबल एंट्री क्या बनती है? अकाउंट्स पेएबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेएबल की आप डेबिट साइड पर जो है नंबर लिख देंगे क्योंकि आपको पता है। डिस्काउंट रिसीव की डबल एंट्री, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम डबल एंट्रीज अपने ध्यान में रखकर अकॉर्डिंगली पोस्टिंग कर देंगे उसी तरीके से जिस तरह कंट्रोल अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं। अब आप
यहां पर आपका जो क्रेडिट साइड होगा वहां पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज क्रेडिट परचेज। परचेज की डबल एंट्री क्या बनती है? परचेज इज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो आप यहां पर जब परचेज को मालूम करने के लिए अकाउंट्स पेएबल का टी अकाउंट बनाएंगे तो तमाम डेबिट साइड को पहले टोटल लेंगे। उसूली तौर पे तो हम क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं ताकि डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी निकले और वो टी अकाउंट के नीचे बैलेंस बीडी बने। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि हम डेबिट साइड का टोटल लेंगे और उस डेबिट साइड के टोटल में से सारे क्रेडिट जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट सेल्स निकाल ली, क्रेडिट परचेज निकाल ली। अब कैश बुक, कैश बुक की मदद से कैश बुक में अब यहां पर बड़े अच्छे से सवाल दिए हुए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सवालात को। अभी इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैश बुक में कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा, सारी जितना भी पैसा आया सब डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, पैसा आना डेबिट पर रिकॉर्ड होगा, पैसा जाना क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और यहां कैश बुक से आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे। कैश सेल्स निकलेगा, कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो इसका मतलब ये होगा डेबिट साइड पर ये फिगर निकलेगा। कैश परचेज की डबल एंट्री क्या बनेगी? परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट। स्टॉक अगर कैश ड्राइंग्स है, कैश ड्राइंग की डबल एंट्री क्या बनेगी? कैश ड्राइंग की डबल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। इसी तरह किसी एक्सपेंस की पेमेंट की है हमने कैश में, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इसका मतलब ये होगा कि जो टी अकाउंट बनेगा कैश का, बाज़ औक़ात कैश बुक बना सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम बनते हैं और बाज़ औक़ात आप कैश और बैंक का अलग अलग अकाउंट भी बनाकर फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज भी होती हैं, कैश से बैंक में चला गया, बैंक से कैश में आ गया। तो दिस इज बेसिकली अ बिट टेक्निकल, सवालात के थ्रू हम करेंगे, लेकिन आपको जर्नल आइडिया देने के लिए कि जनाब किस तरह से हम कैश का अकाउंट बनाकर हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को हम एक स्टॉक अकाउंट के थ्रू बना सकते हैं, स्टॉक अकाउंट में रख सकते हैं। स्टॉक अकाउंट को अलग से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टॉक अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और स्टॉक अकाउंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे क्लोज होता है। इस वक्त आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा। अब एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अगर आपको कैश बुक सवाल में दी गई है तो आपको और साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं तो आप हर एक्सपेंस का अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। जैसे रेंट का अकाउंट, अगर प्रीपेड रेंट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। जो पेमेंट की रेंट की, तो रेंट की पेमेंट की डबल एंट्री क्या बनेगी? बैंक क्रेडिट और रेंट अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रेंट के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पर कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा और उसका रीजन लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वो दरअसल रेंट का एक्सपेंस होगा। तो याद रख लें, रेंट की जो पेमेंट भी है जो कैश बुक में गिवन है वो आपका रेंट का एक्सपेंस नहीं है, वो रेंट की पेमेंट है। हाँ, अगर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं है अक्रूड की या प्रीपेड की, तब वही फिगर जो कि आपके पास टी अकाउंट में है वही फिगर आपका पेमेंट होगा, वही एक्सपेंस होगा। इसी तरह अक्रूड का अकाउंट, किसी एक्सपेंस के रिलेटेड अक्रूड है वो भी अकाउंट उस तरह बनेगा और वहां से भी एक्सपेंस की फिगर निकल आएगी। अब आपके पास सारे फिगर्स मौजूद हैं। अब जरा देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपने रिसीवेबल के अकाउंट से निकाल ली, कैश सेल्स आपने कहां से कैलकुलेट की? कैश बुक से, टोटल सेल्स होगी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन, ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है आपके पास, आपने उसमें परचेजेस जमा करना है। आपके पास कैश परचेज कैश बुक से निकलेगा और क्रेडिट परचेज जो है वो अकाउंट्स पेएबल के टी अकाउंट से निकल आएगा। ओपनिंग परचेज, ओपनिंग स्टॉक मौजूद है, स्टॉक प्लस परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर कोई परचेज रिटर्न नहीं हो रही है तो छोड़ देंगे, अगर हो रही है तो माइनस करेंगे यहां पर। इसी तरह अगर सेल रिटर्न है तो माइनस करेंगे सेल्स में से। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन आ गया। अच्छा, बात होता है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब कर दे तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री गायब करेगा तो वो आपको ओपनिंग का सारा डेटा देगा, सारा कैपिटल देगा, सारी लायबिलिटीज देगा, सारे एसेट देगा और उस एसेट में स्टॉक कम होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे आप, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल की जगह ओपनिंग कैपिटल रख देंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज रख देंगे, सारे ओपनिंग एसेट रखेंगे तो आपके पास उन एसेट्स की वैल्यू कम होगी। वो जितनी कमी होगी वो दैट इज अवर ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इसके अलावा यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए मार्कअप और मार्जिन का फार्मूला भी कैलकुलेट को यूज किया जा सकता है। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल और मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। किसी एक क्लास में मार्जिन मार्कअप पर हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे।
इन केस ऑफ मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100%, इन केस ऑफ मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100%। तो मार्कअप और मार्जिन को भी कैलकुलेट करके हम हिडन फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोबारा आ जाते हैं, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, हमने परचेज जमा किया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी, सारे एक्सपेंसेस हम निकाल चुके हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास मौजूद हैं हमारी कैश बुक में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर पेमेंट है किसी भी किस्म की और वो पेमेंट अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट है तो उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेंगे। उसके बाद हमने जनाब वाली सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी, सारे एक्सपेंस को माइनस किया एनपी और हमारा इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब बैलेंस शीट, सारे एंडिंग फिगर, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, सारे जितने भी हमारे पास एंडिंग फिगर होंगे उन सबको हम एसेट्स के तौर पे एसेट्स ले लेंगे। यहाँ पर एक और अहम बात है, बाज़ औक़ात जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कैश बुक तो उसमें हमारे पास वो जो लिस्ट दिया होता है कैश का और बैंक का, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश बुक में होता है, तो स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस को लेना भूल जाते हैं। यू आर सपोज टू टेक द ओपनिंग बैलेंस एज वेल। सो कैश हमारे पास आ जाएगा इस टी अकाउंट से, एंडिंग बैलेंस जब कैश का टी अकाउंट बनेगा तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, टोटल फिक्स एसेट्स उसमें प्लस हो जाएंगे करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आ गए। अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद फाइनेंस बाय सेक्शन बनेगा, हमारी तमाम लायबिलिटीज जो हैं फिक्स्ड और करंट वो आ जाएंगी। उसके बाद हमारा कैपिटल मौजूद है हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। उस कैपिटल में हम ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, अगर ड्राइंग का फिगर था तो ठीक है, वरना वो कैश ड्राइंग अगर है तो कैश बुक से निकल सकता है। कैश डेबिट ड्राइंग की डबल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड कैश बुक की कम होगी, कैश अकाउंट की कम होगी। वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा कैश बुक का एंडिंग बैलेंस दिया होगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश ड्राइंग्स होगा, ये वो कोई एक्सपेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनेंस बस सेक्शन में हमने कैपिटल में से क्या करना है, ड्राइंग्स को माइनस कर देनी है, और इनकम स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उस प्रॉफिट को जब हम जमा कर देंगे तो हमारी बैलेंस शीट एग्री हो जाएगी। ये जितना मैंने आपको बताया आसानी से, उतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको काम यह करना पड़ेगा कि आपको फ्रैंकफुट पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस अकाउंटिंग 1। वहां से जब आप पढ़ेंगे तो यू गेट क्लियरेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री। वो अरबी में कहते हैं यद वाहिदा मा तसफ़ुक, इंग्लिश में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, बड़ा याद आ गया मुझे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यू कैन नॉट क्लैप बाय वन हैंड, ताली बजाने के लिए 2 हाथ होने चाहिए। यू गेट द पॉइंट। बिल्कुल उसी तरीके से यद माहिदा वाहिदा मा तसफ़ुक, यानी मैं अकेला काम करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आपको भी साथ साथ रीड करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं 3rd एडिशन एच रेंडल ए लेवल्स की एक किताब है, अमेजिंग सिंगल एंट्री दी हुई है। आप वहां से सिंगल एंट्री करें, यू फील कि आपने लर्न किया, सिर्फ उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एंड कंप्रिहेंसिवली सिंगल एंट्री पर 3 वीडियोस बन गई आज की तारीख में, एंड नाउ इंशाल्लाह आई विल अपलोड। थैंक यू।